स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी में सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग करेंगे पार्ट 4। अगर आप फिटर सेकेंड ईयर में हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस निमी के हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर अच्छी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए। एंड चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक दबाए ये वीडियो आगे नहीं बढ़ सकती यूट्यूब पर। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे से उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनका आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आप एक क्वेश्चन के साथ साथ ना कई और चीज़ें भी यहाँ पे सीख पाएँ। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को, आंसर को, सबको समझ पाएंगे और एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। इसके पहले के 3 पार्ट में 25-25 करके 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथे पार्ट में आज हम लोग 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस करेंगे। एंड लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जो कि बोनस है, किसी भी प्रीवियस पार्ट से हो सकता है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which operation is performed with fine abrasive particles? महीन अपघर्षक कणों का उपयोग करके किस ऑपरेशन को किया जाता है? तो देखिए यहाँ जैसे एब्रेसिव पार्टिकल आ गया, यानी आप जो परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, वहाँ पे कुछ एब्रेसिव पार्टिकल यूज होंगे जिनको आप घिस के, उससे आप कुछ एक ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे, एक प्रक्रिया करेंगे। तो फाइलिंग में तो आपको पता है कोई एब्रेसिव पार्टिकल नहीं होता, आप रेती की सहायता से या फाइल की सहायता से घिसते हैं किसी चीज़ को। स्क्रैपिंग में आप खुरचने की सहायता से किसी चीज़ को खुरचते हैं। एंड पॉलिशिंग में कुछ लेदर क्लॉथ्स होते हैं, कुछ स्पेशल क्लॉथ होते हैं, उनसे आप क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, स्पेशली सतह को चमकाने के लिए। तो यहाँ पे जो लैपिंग ऑप्शन है ये है आपका, जिसमें आप एक एब्रेसिव पार्टिकल यूज़ करते हैं, ठीक, जिसे हम लैप बोलते हैं। एंड उससे फिर आप लैपिंग प्रोसेस करते हैं कि सुपर फिनिशिंग प्रोसेस या प्रिसीजन फिनिशिंग प्रोसेस से आप कह सकते हैं, जिसमें आप एक परिष्कृत सतह प्राप्त करते हैं एकदम शुद्धतम रूप में। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, व्हाट द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके। ऐड कटिंग एबिलिटी, किसी चीज़ में अगर आप काटने की क्षमता जोड़ते हैं तो आपको उसे हार्ड करना होगा, तब वो किसी और चीज़ को काट पाएगी। डेवलप हाई हार्डनेस, तो यहाँ पे आपको हार्डनेस डेवलप करनी तो आपको हार्डनिंग करनी होगी, नॉर्मलाइजिंग से नहीं होगा। इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, अगर उसे घिसने का प्रतिरोध करना है तो भी आपको उसे सरफेस हार्ड करनी होगी उसकी, तब वो घिसेगी नहीं, तो यहाँ भी आपको हार्डनिंग करनी होगी। यानी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, यानी किसी चीज़ में कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, उसे आपको दूर करना है। जैसे कोई, हम लोग भी अगर गुस्सा होते हैं, किसी को गुस्सा आती है या परेशान होता है, किसी स्ट्रेस में होता है, या किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हुआ स्ट्रेस में, तो हम लोग क्या कहते हैं कि पहले नॉर्मल हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक। तो सेम यहाँ भी वही है कि पहले आप नॉर्मल हो जाओ, फिर आप आगे विचार कर सकते हो क्या कर पाओगे। वैसा सेम कंडीशन मटेरियल के साथ भी होता है कि उसका अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम रिमूव कर दें तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, वो और चीज़ों को करने में सक्षम हो जाता है और प्रोसेस उस पर आप आसानी से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन? देखिए 0% तो एकदम नहीं होता, बट यहाँ पूछ रहा है कि स्टील की कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन का परसेंटेज बिल्कुल 0 होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फेराइट, ठीक है। क्या है यहाँ पे, फेराइट है, जिसमें कि आपका लगभग 0.008% आप कार्बन, या इसे आप नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, इतना कार्बन इसमें रहता है, तो इसे लगभग हम 0% कार्बन की संरचना कहते हैं। उसी यहाँ अगर इसमें हम कार्बन और ऐड करते जाएं तो हमें यहाँ पे पियरलाइट प्राप्त होता है। पियरलाइट की अगर बात करें तो पियरलाइट जो आपका फेराइट और आस्टेनाइट के सीमेंटाइट के एक बीच की कैटेगरी है, ठीक है, लेयर्ड कैटेगरी टाइप की जिसे हम कहते हैं यहाँ पे, वो होता है आपका यहाँ पे पियरलाइट, या इसे परलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड एक होता है आपका सीमेंटाइट और आस्टेनाइट। तो यहाँ पे फेराइट आपका क्या है, 0% कार्बन कंटेंट का स्टील है, स्टील की संरचना है। ध्यान दीजिएगा, स्टील में कार्बन हम जितना बढ़ाते जाते हैं उतनी ज़्यादा उसकी हार्डनेस जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। एंड एक टाइम ऐसा आता है जब कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बहुत हार्ड होता है, तो उस हार्ड मटेरियल को हम लोग फिर ब्रिटल या भंगुर मटेरियल बोलते हैं, ठीक है, जो कि फिर ब्रेक हो जाता है, इम्पैक्ट लोड वगैरह वो सहन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे फेराइट आपका जो संरचना है ये सॉफ्ट रहती है, स्टील की एक सॉफ्ट संरचना आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। एंड जो उसी यहाँ पियरलाइट है आपका एक हार्ड संरचना होती है स्टील की, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? सरफेस हार्डनिंग का ये कौन सा मेथड है, फिगर देख के आपको बताना है। एक आपको सरफेस दिख रही है जिसे हार्ड करने के लिए यहाँ पे क्या है, कॉइल जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये बेसिकली यहाँ पे है आपकी इंडक्शन हार्डनिंग। क्या है, इंडक्शन हार्डनिंग, इंडक्शन कॉइल की थ्रू जो है यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे सरफेस को हार्ड किया जा रहा है। अगर इसी तरह का कुछ ऐसा आपको यहाँ पे दिखे एंड यहाँ पे आपको ऐसे फ्लेम जलती हुई दिखे तो उसे हम लोग फ्लेम हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। एंड इंडक्शन हार्डनिंग जो यहाँ हो रही है एक तरह का इसी केस हार्डनिंग का एक पार्ट है ये, जो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे हार्ड किया जा रहा है मटेरियल, ठीक है।
यहाँ पे भी क्लियर होगा आपका, प्रीवियस पार्ट में भी शायद ये क्वेश्चन ऐसा था एक। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग हाई टॉर्क ऑन बोथ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। बोथ डायरेक्शन का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल, ठीक है, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोथ डायरेक्शन इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन हम इसीलिए लिखते हैं, कई बार आपका जो क्वेश्चन दिखेगा आपको पीडीएफ में, हिंदी में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। जैसे हिंदी आप इसकी देखेंगे, यहाँ आपको यूनि डायरेक्शनल मिल जाएगा, यहाँ बोथ डायरेक्शन ही बाई डायरेक्शनल है। तो इंग्लिश वाला पार्ट इसलिए हम पढ़ाते हैं, जिनको इंग्लिश में उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो, जिन्हें हिंदी समझ में आ रही है अच्छे से उन्हें भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन है कि कौन सी कुंजी हम यूज़ करेंगे, एक कैसा टॉर्क, हाई टॉर्क होगा किधर, बोथ डायरेक्शन, यानी रोटेशन के दोनों डायरेक्शन में हमें ज़्यादा टॉर्क, इधर रोटेट हो रहा है तब भी हमें ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना है, इधर रोटेट हो रहा है तब भी हमें ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करना है। तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं फेदर की, या फेदर की का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं टेंजेंशियल की। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल की। कुछ इस तरह की होती है, आपको प्रीवियस पार्ट में भी हमने दिखाया था। इसमें थोड़ा बहुत आपका एक्सियल मूवमेंट भी हो सकता है, तो इसमें आप दोनों साइड टॉर्क को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं साथ में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, फेदर की। कुछ और की आप लोग एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए जिससे आप आसानी से कर पाएँ। जिब हेड की, इसमें हेड बने होते हैं, निकालने लगाने में बहुत आसान होती है। ये आपकी फेदर की, ठीक है। ये आपका राउंड की, ठीक, लो टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए। वुडरफ की, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल शंख की, स्क्वायर की, रेक्टेंगुलर या फ्लैट की, ठीक है। इतनी तरह की आपकी टोटल यहाँ पे की हैं, और भी की होती हैं, हॉलो सैडल की होती है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इतना भी आप रिवाइज करिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ रिंग गेज। रिंग गेज का उपयोग क्या है। रिंग से एक नाम अगर समझिए, रिंग मीन्स क्या होती है, अंगूठी टाइप का। तो अंगूठी आप कहाँ पहनते हैं, फिंगर में, ठीक है। एंड अंगूठी का साइज किस पे डिपेंड करता है, आपकी फिंगर कितनी ज़्यादा, डायमीटर फिंगर का कैसा है, मतलब आप आउटर डायमीटर अगर फिंगर का पता, उसके अकॉर्डिंग आप रिंग अपनी पहनते हैं। तो सेम जो रिंग गेज है उसका भी क्या काम होगा, बाहर का डायमीटर चेक करना। अब यहाँ देखिए बाहर कहाँ है, चेक साफ्ट डायमीटर, ठीक है। क्या चेक करेंगे हम लोग, साफ्ट का डायमीटर। साफ्ट आपका ऐसा है, इसका आपको बाहरी डायमीटर अगर चेक करना है ये, तो आप रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। उसी जगह अगर थ्रेड रिंग गेज होता तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल थ्रेड चेक करते, ठीक है। एंड अगर प्लग गेज होता तो आप होल डायमीटर चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। थ्रेड प्लग गेज होता तो आप इंटरनल थ्रेड चेक कर रहे होते, ठीक। टेपर प्लग गेज होता तो आप, या टेपर्ड रिंग गेज होता तो आप टेपर्ड जो साफ्ट है उसको चेक कर रहे होते। इस तरह से आप यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ रिंग गेज पूछा जा रहा है, मतलब आप साफ्ट का डायमीटर, किसी चीज़ का बाहरी डायमीटर आप चेक करेंगे। कुछ इस तरह होती हैं रिंग गेजेस, दिखा भी देते हैं आपको, देख सकते हैं आप, अलग अलग डायमीटर आप चेक कर सकते हैं। इस पर लिखा भी रहता है, अगर ये फ्रीली उसमें जा रहा है फिट होके, मतलब आपका वो डायमीटर वही है जो रिंग गेज में जा रहा है, इंसर्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए आता है, व्हिच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। आंतरिक थ्रेड यानी धागा, मतलब यहाँ थ्रेड समझिएगा, जो चूड़ी होती है, ठीक है, चूड़ी लिखना चाहिए एक्चुअल में। आंतरिक चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करते हैं। तो चूड़ी अगर अंदर है तो ऐसी गेज होगी जिसमें बाहर चूड़ियाँ कटी हों। अगर रिंग गेज होती तो उसमें अंदर चूड़ी कटी होती तो आप बाहरी चूड़ी चेक करते। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज। ये आपका थोड़ा सा पीडीएफ में आपको गलत दिख सकता है, थ्रेड रिंग गेज इसमें लिखा है, जो कि गलत होगा क्योंकि हम इंटरनल थ्रेड चेक कर रहे हैं, ना कि एक्सटर्नल, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे थ्रेड प्लग गेज। कुछ इस तरह, जैसे प्लग होती है ना, प्लग किसी होल में लगती है, तो इसी तरह से यहाँ पे थ्रेड्स कटी हैं, अंदर जो इंटरनल थ्रेड कटी होगी उसमें हम इसको टाइट करके देखेंगे, एंड उससे हम चेक करेंगे कौन सी थ्रेड है, क्या साइज है उसका। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का आपको नाम बताना है, क्या है। दो चीज़ें यहाँ आपको दिख रही होंगी, एक तो रिंग शेप में ऐसा दिख रहा है, एंड दूसरा आप देखेंगे क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ टेपर जैसा दिख रहा है। तो यहाँ देखिए टेपर किस में है, चारों ऑप्शंस में से आपको कहाँ टेपर दिख रहा है, टेपर रिंग गेज में। यानी राइट आंसर क्या हो गया आपका, ये टेपर रिंग गेज है। टेपर्ड जो साफ्ट होंगे उन्हें चेक करने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर चेक करेगा एंड टेपर साफ्ट चेक करेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर पर्टिकुलर डायमेंशन। एक विशेष डायमेंशन के लिए अगर आपको स्लिप गेज का निर्माण करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए स्लिप गेज अलग अलग साइज के होते हैं, एंड आपको मान लीजिए एक साइज मिल गया, आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जस्ट ये 5 mm मिल गया, ठीक है। लेकिन आपको मेज़र करना है 8 mm। मेज़र कितना करना है, 8 mm। तो 5 mm अगर आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे, 5 mm के ऊपर एक 2 mm होगा, उसकी आप रिंगिंग कर देंगे। 2 mm के ऊपर होता है 1 mm हो, उसकी रिंगिंग कर दें, 5 2 7 और 1 8 हो गया। यानी सबसे पहले आपने बड़ा लिया, बड़ा साइज लिया, फिर छोटा, फिर छोटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टार्ट रिंगिंग। रिंगिंग मीन्स क्या होता है, आपस में ये चिपक जाती हैं ऐसे, ठीक है।
इतनी ज़्यादा सुपर फिनिश रहती हैं कि चिपक जाती हैं। स्टार्ट रिंगिंग विद लार्ज साइज ऑफ स्लिप गेज, यानी सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ हम क्या करेंगे, रिंगिंग शुरू करेंगे और छोटे की तरफ हम बढ़ेंगे। तो एक विशेष आयाम, जैसे मान लीजिए आपके पास स्लिप गेज 3 थी एंड आपको एक विशेष आयाम 8 mm मेज़र करना था, तो आपने इस तरह से कर लिया। जस्ट एक एग्जाम्पल है ये, 8 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। PDF में आपको मिल जाएगा विद मिनिमम साइज, जबकि क्या होगा, विद स्मॉल साइज ना होकर क्या होगा, विद लार्ज साइज होगा। तो वो हमने आपके लिए यहाँ पे करेक्ट किया है। तो सिर्फ अगर PDF पे जाएंगे तो हो सकता है आप गलत आंसर टिक करके आ भी सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, विच प्रोसेस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन द मेटिंग कंपोनेंट्स। कौन सी प्रक्रिया है जो मिलने वाले घटकों के बीच जो फिट की गुणवत्ता है उसमें सुधार करती है। फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या लैपिंग। देखिए, क्वालिटी ऑफ फिट में इंप्रूवमेंट वही करेगा जो सबसे अच्छी फिनिशिंग देगा। तो फाइलिंग से आप थोड़ा रफ फिनिश पाते हैं, टर्निंग से तो फिनिशिंग का बात ही यहाँ नहीं हो रहा है। ग्राइंडिंग की अगर बात करें इसमें भी एक रफ फिनिशिंग मिलती है, लेकिन लैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्रिसीजन फिनिशिंग प्रोसेस है, मतलब एकदम उत्कृष्ट फिनिशिंग इसमें आपको मिलती है। तो जहाँ ज़्यादा सबसे अच्छी फिनिशिंग होगी वहीं सबसे अच्छी फिटिंग होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, लैपिंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डन्ड स्टील एंड कास्ट आयरन। देखिए इसमें क्या था, इंग्लिश में तो हार्डन्ड स्टील एंड कास्ट आयरन था एंड यहाँ हिंदी में लिखा हुआ था इसमें कि अलौह धातु की। ठीक है, अलौह धातु की यहाँ पे कौन करेगा। तो दोनों क्वेश्चन अलग हो जाता, दोनों का ऑप्शन भी अलग हो जाता। सिर्फ आप हिंदी पे जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे टिक कर देंगे फ्यूज्ड एल्यूमिना, लेकिन अगर इंग्लिश पे आप जाएंगे तो आप टिक करेंगे यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे है सिलिकॉन कार्बाइड। हार्डन्ड स्टील जो हार्ड स्टील होगा और कास्ट आयरन होगा उसकी लैपिंग के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं एब्रेसिव, क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ करते हैं। यहीं पे ऐसा कुछ होता कि अलौह धातु के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आ जाता फ्यूज्ड एल्यूमिना यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेट सिमल्टेनियसली। ठीक है, ऐसा फिनिशिंग ऑपरेशन, ठीक है, या परिष्करण जिसे कहते हैं ऑपरेशन, जिसमें टूल जो है साथ साथ रोटेट भी होता है और रेसिप्रोकेट भी करता है। ठीक है, साइमल्टेनियसली क्या करता है, एक साथ में रोटेट भी होगा और साथ में रेसिप्रोकेट भी होगा, मतलब घूम भी रहा है एंड साथ में थोड़ा सा रेसिप्रोकेट भी हो रहा है। ठीक है, दो डायरेक्शन, यहाँ पे दो डायरेक्शन में चल रहा है, एक रोटेशन हो रहा है, दूसरा रेसिप्रोकेट मोशन हो रहा है। तो ऐसा कौन से प्रोसेस में होता है, ड्रिलिंग में तो सिर्फ रोटेशन होता है, प्लस ये फिनिशिंग ऑपरेशन ही नहीं है। होनिंग, लैपिंग या ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग में भी पहिया घूम रहा है, आप टूल को उस पर घिसते हैं, जिस चीज़ को आपको मतलब सरफेस फिनिशिंग करनी है उसको क्या करते हैं, उस पर पकड़ के उसके सहारे जो है आप ग्राइंड करते हैं। लैपिंग में भी ऐसा नहीं होता, लेकिन होनिंग जो है इसमें आपका क्या होता है कि टूल जो होता है आपका रोटेट भी होता है एंड साथ में रेसिप्रोकेट भी करता है। ये देख सकते हैं, ये एक होनिंग टूल है, ये रोटेट भी हो रहा है। ठीक है, एंड साथ में रेसिप्रोकेट होके भी इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सरफेस की होनिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग। एक रिंग टाइप लैप में होल्स क्यों प्रदान किए जाते हैं। लुब्रिकेशन के लिए, रिमूवल ऑफ हीट यानी गर्मी को दूर करने के लिए, होल्ड लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, या इंक्रीज द एफिशिएंसी यानी दक्षता बढ़ाने के लिए। तो जो आपका रिंग टाइप लैपिंग होता है ना, कुछ इस तरह का आपका एक लैप होता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक स्क्रू भी ऐसा आपको लगा दिखेगा। ठीक है, स्क्रू लगा दिखेगा, ऐसा रिंग टाइप का है एंड इसमें ना होल्स भी बने होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, लैप जो होता है हमारा, यहाँ एक स्लॉट भी बना होगा, लैप इसमें हम जैसे लैपिंग कंपाउंड हमने भर दिया, वो इसमें होल्ड हो गया एंड फिर आप इसमें जो लैपिंग करेंगे उसमें उस कंपाउंड के सहारे लैपिंग आपकी होती रहेगी। इस स्क्रू की सहायता से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि कटा हुआ पोर्शन होता है तो उसे आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो जो रिंग टाइप लैपिंग में होल होते हैं या स्लॉट होते हैं वो बेसिकली बनाए गए होते हैं किसके लिए, लैपिंग कंपाउंड को होल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ की हैज़ वन फेस कर्वेचर टू मैच सॉफ्ट सरफेस। सॉफ्ट की सतह से सरफेस, अब मैच यहाँ देखिए, मैच को यहाँ इसने कर दिया प्रतियोगिता, जबकि है मिलने के लिए, मतलब उसके सही मैच के लिए। किस प्रकार की में जो अगला भाग है वक्र होता है, शंख की में, फ्लैट सैडल की में, सर्कुलर टेपर की में, या हॉलो सैडल की में। हेलो सैडल की या हॉलो सैडल की बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉलो सैडल की। हम सभी को पता है साफ्ट हमारा कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, कैसा होता है, गोल होता है। तो इसके ऊपर अगर हम फ्लैट की यूज़ करेंगे, तो फ्लैट की हमारी जब यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें साफ्ट को या तो थोड़ा सा यहाँ पे घिसना पड़ेगा। ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा कि साफ्ट पे वहाँ थोड़ा घिसा हुआ रहता है, जिस पे फ्लैट सैडल की फ्लैट बैठ जाए।
लेकिन उसी जहाँ हॉलो सैडल की होती है उसका कुछ इस तरह क्रॉस सेक्शन होता है। सॉफ्ट तो जो आपकी फ्लैट हो तो इस तरह हो गई, जो हॉलो सैडल की होती है कुछ इस तरह दिखती है। तो ये वक्र भाग जो होता है सॉफ्ट के साथ क्या होता है, मैच हो जाता है जाके। आपको एक फिगर भी दिखा देते हैं इस तरह से। ये है फ्लैट सैडल की, इसके लिए आपको सॉफ्ट को यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होगा, घिसना होगा। लेकिन ये हॉलो सैडल की क्या होगी, ये सॉफ्ट पे देखिए क्या हो जाएगी, आसानी से बैठ जाएगी उसी के डायमीटर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर यहाँ पे, व्हाट द नेम ऑफ द की। इस की का आपको नाम बताना है। की देखकर ही आपने नाम गेस कर लिया होगा, पूरी तरह से पैरेलल है, कहीं इसके साइज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी शंख की है, लेकिन शंख की में भी क्या है, ये पैरेलल शंख की है, ना कि टेपर शंख की, ठीक है। कैसी की है, पैरेलल शंख की। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री, यानी 230 डिग्री तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है, टेम्परिंग प्रोसेस होता है, किसका किया जाता है, टैप का, ड्रिल का, टर्निंग टूल का या रीमर का। तो जब कटिंग टूल होता है उसको हम यहाँ पे, जो टर्निंग टूल है हमारा, उसे हम लोग क्या करते हैं 230 डिग्री तक गर्म करके हीट करके फिर उसे टेम्पर करते हैं, ठीक है। टेम्परिंग प्रोसेस वही यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, व्हाई नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन स्टील। स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, पीछे भी बात हो चुकी है कि जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस या नॉर्मलाइज वाला आपका प्रक्रिया है वो क्यों होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए। क्या है यहाँ पे, टू रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, किसी भी स्टील का स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। कटिंग एबिलिटी गलत होगा बिल्कुल। हाई हार्डनेस, सेम वही ऑप्शन आ रहा है फिर से, टू इंक्रीज बियर रेजिस्टेंस, घिसने का प्रतिरोध करना, तब भी आपको हार्ड करना होगा स्टील को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्रीजेज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील, यानी कौन सी ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया है जो स्टील के वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। वियर रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहा है तो कौन सी प्रक्रिया होगी, वो होगी आपकी हार्डनिंग, ठीक है। अगर वियर रेजिस्टेंस उसमें इंप्रूव करना है आपको तो आप हार्डनिंग प्रोसेस से करेंगे, हार्डन्ड स्टील जो होगा वो वियर रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट द पर्पज ऑफ अनीलिंग। अनीलिंग का क्या पर्पज है, अनीलिंग भी ऊष्मा उपचार का एक प्रक्रिया है, पीछे के पार्ट में डिस्कस भी हो चुका है। टू सॉफ्टन द स्टील, स्टील को नरम करने के लिए। टू ऐड कटिंग एबिलिटी, देखिए कटिंग एबिलिटी के लिए आपको हार्डनिंग करना होगा। टू इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, हार्डनिंग करना होगा। टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मलाइजेशन करना होगा या टेम्परिंग करना होगा। यहाँ पे आपका क्या सही है, अनीलिंग के लिए टू सॉफ्टन द स्टील, ठीक है। स्टील को नरम करने के लिए अनीलिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे जो ऐसे अगर डेवलप हो गए हों कि जगह जो हार्ड हो तो उसको हम क्या करेंगे, अगर हम उसे अनीलिंग कर देते हैं तो बाकी कई प्रोसेस पे हम और आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है यहाँ पे, व्हाई स्क्वायर हेड स्क्रू आर प्रोवाइडेड विद कॉलर। स्क्वायर हेड स्क्रू जो होते हैं उसमें कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। प्रोटेक्ट वर्क सरफेस, रेज द हेड विड्थ, यानी हेड का जो चौड़ाई वो बढ़ाने के लिए। प्रोवाइड लीक प्रूफ जॉइंट प्रदान करने के लिए, या प्रोवाइड एक्सेस फॉर टूल्स की पहुंच के लिए। तो ये सब यहाँ पे गलत है। आपने देखा होगा एक होता है स्क्वायर हेड स्क्रू, जैसा इस तरह हेड रहेगा, एंड बाकी आपने हेक्सागोनल हेड देखा होगा जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आपका, ठीक है, जिसमें हेक्सागन टाइप का शेप रहता है। तो जो स्क्वायर हेड स्क्रू होते हैं ये जिस पे आप इसे टाइट करें ना उसकी सरफेस कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए इसमें क्या करते हैं, कॉलर बना देते हैं ऐसा राउंड शेप में, ठीक है। तो एरिया भी बढ़ जाता है एंड आपका जो सरफेस है, वर्क सरफेस, उसे भी ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उस स्क्वायर हेड स्क्रू से, उसको डैमेज ना करे, इसलिए कुछ इस तरह दिखता है। अगर आपने देखा हो, ये आपका स्क्वायर हेड है, ठीक है, इसके साथ यहाँ पे क्या बना दिया गया, ये कॉलर बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट द पर्पज ऑफ टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का क्या उद्देश्य है। तो प्लग गेज अगर था तो आपने क्या बताया उसका कि आप इंटरनल जो डायमीटर या थ्रेड है तो वो आप चेक करते हैं। टेपर प्लग गेज का क्या उद्देश्य होगा, तो ये टेपर्ड चीज़ों को चेक करेगा। अब इसमें देखिए कहाँ कहाँ है, चेक द होल, तो ये तो हो नहीं सकता। चेक द इनसाइड थ्रेड डाया भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ टेपर वाला कुछ डिस्कस नहीं है। यहाँ है देखिए, चेक टेपर्ड होल विद परफेक्ट फिट। अगला है चेक द टेपर एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड डाया। तो प्लग गेज है तो आउटसाइड डाया तो चेक नहीं करेगी, उसके लिए तो रिंग गेज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सही होगा, चेक टेपर्ड होल विद परफेक्ट फिट। कुछ इस तरह दिखती है आपकी टेपर प्लग गेज, ठीक, प्लग गेज की तरह ही है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, टेपर बना हुआ है, टेपर्ड होल को ये चेक करने के काम आएगी।
अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, वाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द एडजस्टेबल रिंग लैप। पीछे भी ये क्वेश्चन की बात हो गई है कि एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट्स क्यों दिए गए होते हैं। तो स्लॉट्स बनाने का पर्पज ही यही होता है कि वो क्या करे, जो लैपिंग कंपाउंड है उसकी फीडिंग को परमिट करे, उसे अपने अंदर होल्ड रखे एंड जब आप लैपिंग कर रहे हैं उसे वो फीड करे, जिससे लैपिंग आपकी प्रॉपर हो सके। तो ये यहाँ पे एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट का पर्पज होता है, जो अंदर स्लॉट्स बने होते हैं, आपने पीछे फिगर में देखा भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच एब्रेसिव हैज एक्सीलेंट कटिंग प्रॉपर्टीज एंड एक्सपेंसिव, यानी कौन से अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई का गुण। अब देखिए यहाँ हिंदी में था नहीं होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, होता है, हैज़ नॉट नहीं लिखा है, और महंगा भी है। यानी ऐसा कौन सा अपघर्षक है जिसमें कटाई का गुण भी सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट है और वो महंगा भी है, तो वो है आपका बोरान कार्बाइड। क्या है, बोरान कार्बाइड है, जो कि उत्कृष्ट होता है कटाई के गुणों में भी और कॉस्टली भी होता है ये। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज लैपिंग। लैपिंग क्या है, फिलिंग ऑपरेशन, फाइलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, चीजलिंग ऑपरेशन है, या प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। तो फाइलिंग ऑपरेशन जब आप फाइल से घिसाई करेंगे वो होगा, ग्राइंडिंग ऑपरेशन ग्राइंडर पे आप कर रहे हैं, चीजलिंग जब चीजल की सहायता से आप कोई चीज़ कर रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसे चीजलिंग ऑपरेशन बोलेंगे। तो लैपिंग आपका होता है प्रिसीजन फिनिशिंग, यानी प्रिसीजन मतलब होता है एकदम उत्कृष्ट फिनिशिंग ऑपरेशन, उसे हम कहते हैं लैपिंग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ लैप टूल। इस लैप टूल का आपको नाम बताना है क्या है। पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं लैप टूल क्या है आपका। अब यहाँ पे स्प्लिट बुश लैप भी कहा जा रहा है इसे, एडजस्टेबल रिंग लैप भी, एडजस्टेबल सॉलिड लैप, चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप, ठीक है। बट जिस तरह से ये फिगर आपको दिख रहा है, आपको जो पीडीएफ में आप आंसर देखेंगे उसमें आपको स्प्लिट बुश लैप भी दिख सकता है, बट ये है आपका एडजस्टेबल रिंग लैप। क्या है, एडजस्टेबल रिंग लैप है। हाँ, इसमें एक चीज़ नहीं सो रहा है, अंदर आपको स्लॉट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये स्प्लिट बुश लैप नहीं है, एंड ये राइट आंसर आप इस पे एडजस्टेबल रिंग लैप पे कर सकते हैं। पीडीएफ में हो सकता है या मॉक टेस्ट में हो सकता है आपको स्प्लिट बुश लैप यहाँ पे दिख रहा हो, बट अकॉर्डिंग टू फिगर एंड शेप ये आपका है एडजस्टेबल रिंग लैप। तो ये आपका बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आती है बोनस क्वेश्चन की बारी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है ये, Which key यूजफुल फॉर फिटिंग ऑन टेपर्ड शाफ्ट। टेपर्ड शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोगी है। एक टेपर्ड शाफ्ट है, उस पर किस तरह की आप लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताना है। फेदर की, जिब हेड की, वुडरफ की, या फ्लैट सैडल की। जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे जुड़ के हमारे साथ जरूर जुड़िएगा सब्सक्राइब करके, जिससे आपको सभी तरह की पढ़ाई की वीडियोज़ के साथ साथ जॉब और अप्रेंटिसशिप की अपडेट भी यहाँ पे हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI, आप चाहें तो हमारे साथ वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।